सबका स्वागत, सबका धन्यवाद के साथ। आज क्या है? ऑर्गेनन है। आज थर्सडे है ना भाई? जी बॉस। थर्सडे है, ऑर्गेनन डे है। और एफोरिज्म नंबर 33 हो गया था। बस 35 है करना। ओके, 34 भी हो गया था दीपशिखा? 34 है 34 होगा बेटा, मुझे लग रहा है। बस मुझे भी यही लग रहा है मैम। 34 होगा, 33 हुआ था उससे। 33 में ये भी हो गया था ना, फुटनोट भी हो गया था। हाँ हाँ बस ये ऑब्सक्योर्स और ये किया था हम लोगों ने। हाँ हाँ। और 34 एफोरिज्म है। डेट है आज 27 फरवरी 2025। बस राम राम। राम राम भाई, डॉक्टर अजय सैनी भाई। अच्छे हैं दोस्त? हाँ जी बढ़िया जी। जी अजय भाई, 34 एफोरिज्म है। इसमें कह रहे हैं हाँ जी। कि द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसेबल बाय मेडिसिन्स इज however not the sole cause of this power to cure natural diseases. In order that they may effect a cure, it is before all things requisite that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured. वैसे भाव ये लग रहा है कि ये शब्द आ चुके थे, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। लिया। हाँ, फिर भी पढ़ दे रहे हैं बेटे, अच्छा लग रहा है। फिर भी पढ़ दे रहे हैं इसको। चलो, तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ग्रेटर स्ट्रेंथ का होना आर्टिफिशियल डिजीज का प्रोड्यूसेबल बाय मेडिसिन, हालांकि एकमात्र कोज नहीं है कि वो उनकी वो पावर क्योर कर दे नेचुरल डिजीज को। इस क्रम में, क्योर करने के क्रम में, दे में अफेक्ट इन ऑर्डर दैट दे में अफेक्ट ए क्योर, इट इज बिफोर ऑल थिंग्स, उससे पहले सारी चीजें जो जरूरत की हैं, जो रिक्विजाइट हैं, that they should be capable of producing in human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured. वो सारी रिक्विजाइट चीजें पूरी होनी चाहिए, which with somewhat increased power transforms to a very similar morbid state the instinctive life principle, जो कि सारी रिक्विजाइट सारी जरूरतें पूरी करें। सारी जरूरतें किस रूप में? सिमिलिमम के रूप में, पीक्यूआरएस के रूप में, टोटलिटी के मैचिंग के रूप में सिम्टम्स की। उसके बाद हालांकि इसमें वो बोल के भी चले, ह्यूमन बॉडी शुड बी कैप, और फिर वो मेडिसिन भी कैपेबल होनी चाहिए रिड्यूस करने में ह्यूमन बॉडी पर एक आर्टिफिशियल डिजीज एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिजीज ट्रांसफॉर्म टू ए वेरी सिमिलर मॉर्बिड, सॉरी लाइन छूट गई, टू द डिजीज टू बी क्योर्ड। जिस डिजीज को क्योर करना, उसके जैसा ही आर्टिफिशियल डिजीज जितना सिमिलर हो सके उतना वो पैदा कर पाए, विच विद समवाट इंक्रीज पावर, जो कि डिजीज थोड़ा सा पावर में ज्यादा हो, ट्रांसफॉर्म्स टू ए वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट द इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिंसिपल, which in itself is incapable of any reflection or act of memory, और वो उस लाइफ प्रिंसिपल पर काम करे जो कि इंस्टिंक्टिव है और जो कि इनकैपेबल है। रिफ्लेक्शन का मतलब डिसीजन लेने में, चिंतन करने में अपने सूझबूझ में असक्षम है, और एक्ट ऑफ मेमोरी के रूप में वो असक्षम है। It not only obscure but extinguishes and thereby annihilates the derangement caused by the natural disease. ना केवल उसको फिर वो ऑब्सक्योर कर देगा, परंतु एक्सटिंग्विश भी कर देगा वो आर्टिफिशियल डिजीज लाइफ प्रिंसिपल से, और इस तरह से एनिलेट कर देगा डिरेंजमेंट को जो कि नेचुरल डिजीज के द्वारा पैदा हुआ था वहां।
This is so true that no previously existing disease can be cured even by nature herself. ये इतना ज्यादा ट्रू है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर सिमरन, Yes. कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिजीज क्योर हो ही नहीं सकता नेचर के द्वारा भी, भले चाहे नेचर ही हो। कब कब नहीं हो सकता? बाय द एसोसिएशन ऑफ ए न्यू डिसिमिलर डिजीज। यदि वहां पर न्यू डिसिमिलर डिजीज आए, सिमिलर ना हो, तो भले चाहे नेचुरल डिजीज हो और कितना भी स्ट्रोंग हो, बी एवर इट बी इट एवर सो स्ट्रोंग, वो क्योर नहीं हो सकता जब तक वो सिमिलर ना हो। एंड जस्ट एज लिटिल कैन इट बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body। और ठीक इसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इनकैपेबल होगा क्योर होना, यदि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट भी सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन हेल्दी ह्यूमन बॉडी, हेल्दी बॉडी पर। तो भाव यही है कि सिमिलर डिजीज पैदा करना पड़ेगा, एक ऐसी मेडिसिन लानी पड़ेगी जो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन पैदा करती हो, और तब थोड़ा सा वो स्ट्रोंगर वन हो नेचुरल वन से। बिल्कुल। चलो 35 में कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर इन 3 different cases as well what happens in the nature when 2 dissimilar natural diseases meet together in one person। कह रहे हैं इसको, सॉरी अभी तो जी, बस थोड़ा सा वो पीछे वाले उसमें चलेंगे कि जैसे अभी हम लोग ने बात की ना सिमिलर प्लस स्ट्रॉन्गर, तो इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्गर से तो ये समझ में आ रहा है कि पोटेंसी भी मतलब रखती है ना? जैसे हम लोग एक आध बार डिस्कशन में ये हो रहा था कि मेडिसिन सेम होना जरूरी है, पोटेंसी आगे पीछे, मतलब वो एक हम लोगों ने मीडिएट मतलब इंटरमीडिएट पोटेंसी पे बात की थी, लेकिन स्ट्रॉन्गर मेडिसिन का उसका स्ट्रॉन्गर होना तो इसका मतलब पोटेंसी ही डिनोट कर रहा है ना। तो कई बार देखते हैं ना डॉक्टर दीप से कहा हम के भैया मेडिसिन तो मैंने बिल्कुल सही दी थी रेमेडी तो, हाँ, लेकिन रिजल्ट आया नहीं 30 से, जब मैंने 200 दी तो रिजल्ट आ गया। कहते हैं ना, ऐसा हम देखते तो है बेटा। लेकिन हैनीमैन साहब ने इस बात को बड़े अच्छे शब्दों में ये कहा है कि आप ना, अच्छा वो डोज के लिए कहा स्पेशली, डोज के लिए तो स्पेशली कहा है कि आप इतनी छोटी डोज बना ही नहीं सकते। 138 में 138 फुट नोट में, हाँ 138 या 279 फोरिज्म में भी कहा 138 में भी कहा। और लेकिन बहुत अच्छा भाव दीप शिखा का यहाँ आया अमित पाल भाई। भाव ये है कि ये जो स्ट्रोंगर वन नेचुरल डिजीज कैसे पैदा होता है, वो पोटेंसी से होता है, पोटेंसी के हिसाब से। तो कई बार हम देखते हैं, मैं फिर रिपीट करूं कि बड़े सर ने एक बार बताया था कि मैंने रेमेडी सही दी, 30 या 200 पोटेंसी दी थी, जिसमें वो इंटेस्टाइन में जो गांठ बनी थी इन फीटस के, वो ना बढ़ी ना घटी। उसके बाद है ना अमित, याद आ रहा है? तो सर कहते हैं वहां कि मैंने पोटेंसी चेंज करी, पोटेंसी बदलते के साथ ही उसका रिजल्ट आ गया। क्या कह रहे हो अमित पाल? एक तो वो केस था, और एक मुझे केस याद है प्रशांत का था कि ललित का था कि कैलक्रिया सल्फी निकल के आ रही थी, एक्जिमा का केस था। हाँ लेकिन फिर ये इनमें से किसी ने उसको 0/1 में देना स्टार्ट किया। हाँ बताया था इन्होंने एक बार जी, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। प्रशांत याद है केस? वो ललित का था आपका था? वो भैया का ही था। क्या क्या था वो? वो एक लेडी को एक्जिमा हो रहा था, तो उसको कैलकेरिया पहले तो 200 में दी थी, तो कुछ नहीं हो रहा था। रिपीट करके भी देखी, 30 में नहीं हुआ कुछ। पहले 30 में दी, 200 में दी, कुछ नहीं। फिर 0/1 से स्टार्ट करी थी तो रिजल्ट आया था। बीच में मेडिसिन चेंज करके भी देखी थी तो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन कैलकेरिया ही निकल के आ रही थी। अच्छा, तो इसमें 0/1 शायद भाव ऐसा भी था कि जब 200 दे रहे थे तो शायद या कुछ दे रहे थे तो बढ़ भी रहा था।
और जब 0/1 m दिया तो शायद वो कम, वो ठीक होता चला गया, ऐसा भी था कोई केस दूसरा? पिचिंग इंक्रीज हो जाती थी, ओके। पिचली बढ़ जाती थी। हाँ, तो कुल मिला के इस छोटे से एग्जाम्पल में यही है डॉक्टर दीपशिखा भाव कि ये पोटेंसी मायने रखती है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस, इलस्ट्रेट का मतलब स्पष्ट करना, इसको क्लियर करना के क्रम में, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसीडर इन 3 डिफरेंट केसेस, हम यहाँ इसको स्पष्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं 3 केस, अलग अलग केसेस को। एज वेल व्हाट हैपन इन नेचर व्हेन 2 डिसिमिलर नेचुरल डिजीज मीट टुगेदर इन 1 पर्सन। जैसा कि यदि 3 ऐसे घटना हो कि जहां पर 3 ऐसे केस हम कंसिडर करें कि एक ही व्यक्ति में कोई ऐसी घटना हो नेचर में जहां पर 2 डिसिमिलर नेचुरल डिजीज एक साथ मिले आकर के, ऐसे 3 डिफरेंट केसेस को हम कंसिडर करेंगे इसको स्पष्ट करने के लिए। एज आल्सो द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विद अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स, और हम यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट देखते हैं जो ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट का आता है डिजीज में अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से। अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग का मतलब है जहां कोई रिलेशन ही नहीं है। एलोपैथी का मतलब यहाँ अंग्रेजी मेडिकल स्टोर वाली दवा नहीं, एलोपैथिक ड्रग्स का मतलब जो जहां पे कोई रिलेशन ही नहीं था, ना तो सिमिलीमम का ना एंटीपैथी का। अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स के ट्रीटमेंट के द्वारा जो रिजल्ट आता है, विच आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड कंडीशन सिमिलर टू द डिजीज टू बी क्योर्ड, जो कि इनकैपेबल होती हैं आर्टिफिशियल मॉर्बिड कंडीशन पैदा करने में, सिमिलर किसके, जो डिजीज क्योर करना है उसके। वेयर बाई इट विल अपीयर that even nature herself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic even though it be stronger। तो यहां थोड़ा सा फिर अब उधर से लिया एग्जाम्पल को कि जैसे एलोपैथिक जो रिलेशन के द्वारा ड्रग्स, एलोपैथिक ड्रग्स अनसुटेबल देने की वजह से ऐसी सिमिलर कंडीशन ना पैदा करने के कारण उसको रिमूव नहीं कर पाती, ठीक इसी तरह से नेचर भी सक्षम नहीं हो पाती रिमूव करने में डिसिमिलर डिजीज को जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी बंदे में अनहोम्योपैथिकली, भले ही चाहे वो कितना स्ट्रोंगर वन पैदा कर रही हो नेचर भी। एंड जस्ट एज लिटिल इज द unhomeopathic employment of even the strongest medicines ever capable of curing any disease whatsoever। तो जिस तरह से अब देखो दोनों को एक दूसरे से समझाते हुए चल रहे हैं निमन साहब। पहले में भाव आ रहा था कि चूंकि एलोपैथिक ड्रग में हम देखते हैं कि वो नहीं पैदा करती सिमिलर और वो नहीं क्योर कर पाती, तो इसी तरह से नेचर भी चाहे कितना स्ट्रोंगर वन दे दे डिसिमिलर, वो भी क्योर नहीं कर पाएगी। फिर अगली लाइनों में उन्होंने फिर इसको ड्रग्स की तरफ कह दिया, कह रहे हैं कि जस्ट एज लिटिल इज अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन द स्ट्रोंगेस्ट मेडिसिन, भले इसी तरह से ही चाहे स्ट्रोंगेस्ट मेडिसिन हो और वो अनहोम्योपैथिकली एम्प्लॉय करी जा रही हो, वो कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी क्योर करने में डिजीज को, और वो चाहे व्हाटसोएवर वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो कोई हीरोइक मेडिसिन हो, आगे हीरोइक मेडिसिन आएगा बहुत स्ट्रॉन्गली जो वर्क करती है कॉफी और ये ड्रग्स वगैरह, और चाहे वो कितना भी नेचुरल डिजीज के रूप में पावरफुल हो। तो भाव यही है कि सिमिलिमम देखना होगा उसके मैनिफेस्टेशन को भी, और ना केवल स्ट्रोंगर इफेक्ट ही काम करेगा।
और जब सिमिलिमम का प्रिंसिपल आ जाता है ना, जब सिमिलिमम वाली बात आ जाती है, तो फिर हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो रही है यहाँ पर बात, कि वो एक सिंगल, हैनीमैन साहब कहते हैं कि एक पोपी सीड साइज का ही ग्लोब्यूल और 30 पोटेंसी का ही बहुत स्ट्रोंगर हो जाता है, अगर बात सिमिलिमम की आ बिल्कुल। जाती है तो। हम्म, जी, 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 जी। 36 में अब ये 3 एग्जाम्पल लेंगे, 36 में ले रहे हैं, और फिर सेकंड एग्जाम्पल 38 में आएगा, और फिर थर्ड एग्जाम्पल आएगा ये आपका कौन से में आएगा, 40 में आएगा, 40 में आएगा। तो ये 3 डिसिमिलर डिजीज, 3 केसेस ऐसे कंसिडर जो कर रहे हैं, 3 डिफरेंट केसेस को, उनका यहाँ एक्सप्लेनेशन है। 36 में फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, कह रहे हैं इफ द 2 डिसिमिलर डिजीज मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। पहली कंडीशन ये है डिसिमिलर के केस की, कि ये डिसिमिलर डिजीज यदि इक्वल स्ट्रेंथ के हुए, जब ये मिलेंगे किसी व्यक्ति में, और स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रोंगर, या फिर जो पहले वाला था नेचुरल डिजीज वो ज्यादा स्ट्रोंगर है नए डिसिमिलर वाले से। तो कह रहे हैं द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट। 2 कंडीशन हो गई, यदि इक्वल स्ट्रेंथ का है और यदि ओल्ड वन स्ट्रोंगर है, डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, अमित भाई, बिल्कुल। तो नए वाले को शरीर में आने ही नहीं देगा, पुराने वाला उसको रिपेल कर देगा। ठीक है जी, न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड ओल्ड वन। बाकी तो ऐसे हो गया ना, हाँ, जैसे 2 लोग एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, हाँ, अगर उसी के बराबर की ताकत वाला आया तो वो उसको तब भी कुर्सी कुछ नहीं नहीं देने देगा, वाली, क्योंकि वैसे नहीं ही देगा। रहेगा। हाँ, अगर जो ताकतवर अगर बैठा हुआ है तो वो वैसे भी कुछ नहीं करने देगा। हाँ, जो बराबर लाइट ताकत वेट वाला आया तब भी नहीं कुर्सी छोड़ेगा, और अगर हल्की ताकत वाला आया तब भी नहीं छोड़ेगा। तब भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे देख लो ना भैया, समाज में सोशली जूनियर बैठता है, सीनियर आते ही जूनियर कुर्सी छोड़ता है। हाँ, जी हाँ, बोल, और बैचमेट आ जाए तो कुछ नहीं, हाँ। बैचमेट आ जाएगा तब भी नहीं छोड़ेगा, जूनियर आ जाएगा तब भी नहीं छोड़ेगा, और जैसे ही सीनियर आएगा, सीनियर 1 तो छोड़ देगा। बहुत सही एग्जांपल लाए दोस्त, है ना। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। कह रहे फुल स्टॉप से आगे चल रहे हैं, कह रहे ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर क्रॉनिक डिजीज विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय ए मॉडरेट ऑटमनल डिसेंट्री और अदर एपिडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल यहीं के यहीं दे रहे हैं कि एक पेशेंट जो सीवियर क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है वो इन्फेक्टेड नहीं होता अक्सर मॉडरेट ऑटमनल डिसेंट्री से, जो सीजनल ऑटमनल डिसेंट्री से वो ग्रसित नहीं होता, और किसी एपिडेमिक डिजीज से भी वो ग्रसित नहीं होता, बशर्ते वो सफर कर रहा हो सीवियर क्रॉनिक डिजीज से। द प्लेग ऑफ अमित, कैंसर वाले पेशेंट को लूज मोशन नहीं होंगे, कैंसर वाले को लूज मोशन नहीं होंगे, कैंसर वाले को कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं होगा, कोरोना जैसा भी, मीजल्स नहीं निकलेगी एपिडेमिकली। बिल्कुल सही कह रहे हो। कैंसर की सीवियरिटी की बात करें तो कैंसर के नाम से सीवियर का भाव आ रहा है भैया, क्या कह रहे हो? स्टेशनों में हम लोग देखते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट जो रहते हैं, स्टेशन से कुछ भी उठा के गिरी हुई चीजें खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो आपने बहुत ही गजब का एग्जाम्पल ले आए डॉक्टर साहू। बेसिकली बॉडी कॉर्पोरियल टू मेंटल जब जाती है पैथोलॉजी, तो वो सीवियरिटी के रूप में जाती है होके, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिखा। तो इसलिए जब वो मेंटल कॉर्पोरियल टू मेंटल पे पहुंच जाते हैं तो कॉर्पोरियल पे नॉर्मली जो चीजें हैं वो अफेक्ट ही नहीं करती, गंदी इन्फेक्शन वाली चीजें उन लोगों के, जो स्टेशन वाली बात कर रहे हैं आप।
तो ये जो सीवियर क्रॉनिक डिजीज को हम जो वन साइडेड हो जाता है, मेंटल पे रहता है, जो पागल हो जाते हैं लोग एक तरह से, वो भी सीवियर क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में ले सकते हैं डॉक्टर साहब के भाव से। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कह रहे द प्लेग ऑफ द लिवेंट अकॉर्डिंग टू लेरे डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज प्रिवेलेंट and persons suffering from eczema are not infected by it. प्लेग ऑफ लिवेंट की यदि एपिडेमिक फैली एपिडेमिक डिजीज के रूप में, तो अकॉर्डिंग टू लेरे ये वहां पे ब्रेकआउट होती नहीं है जहां पे पहले से स्कर्वी चल रहा हो, या जिस व्यक्ति को एक्जिमा हो रखा हो, एक्जिमा से सफर कर रखा हो, उसको भी नहीं होता ये प्लेग ऑफ लिवेंट। तो इसका मतलब दोनों प्लेग ऑफ लिवेंट से स्ट्रोंगर हैं, स्कर्वी भी और एक्जिमा भी। अगला एग्जांपल दे रहे हैं, रेकाइटिस जेनर एलर्जीज, सॉरी जेनर एलिजीज। एलिजीज का मतलब है आरोप लगाना। हाँ, रेकाइटिस को ये जेनर साहब थे, इन्होंने एक तरह से एलिज किया कि प्रिवेंट मैं पढ़ता हूं, रेकाइटिस जेनर एलिजीज प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट। एडवर्ड जेनर का आरोप था, ये एडवर्ड जेनर साहब का आरोप था कि जिसको रेकाइटिस हो रखा हो वो वैक्सीनेशन के इफेक्ट को रोक देता है, वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट। रेकाइटिस जेनरलिजीज प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग, वैक्सीनेशन के इफेक्ट को रोक देगा जिसको पहले से रेकाइटिस हो रखा, उसमें कोई वैक्सीनेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। ये जेनर साहब ने काउपॉक्स दी थी ना, एडवर्ड जेनर साहब ने काउपॉक्स की वैक्सीनेशन दी थी, है ना। तो उन्होंने ये पाया कि जब वैक्सीनेशन लगा रहे थे तो जिन लोगों को रेकाइटिस से सफर कर रहे थे उनको इस वैक्सीनेशन का असर आ ही नहीं रहा था। यही है ना भाव? जी जी जी, ये हाँ, those suffering from pulmonary consumptions are not liable to be attacked by epidemic fevers of a not very violent character, according to von Hildenbrand. वॉन हिल्डनब्रांड के अनुसार जो लोग पल्मोनरी कंजम्पशन से सफर कर रहे हैं वो एपिडेमिक फीवर से सफर नहीं करते, बशर्ते यदि वो वायलेंट कैरेक्टर का ना हो। अगर वायलेंट कैरेक्टर का, वेरी वायलेंट कैरेक्टर का एपिडेमिक फीवर अगर ना हो तो अकॉर्डिंग टू वॉन हिल्डनब्रांड वो पल्मोनरी कंजम्पशन से सफर करते व्यक्तियों को अफेक्ट नहीं करता वो एपिडेमिक फीवर। और फीवर्स कह रहे हैं, एपिडेमिक फीवर्स का मतलब है कोई भी एपिडेमी। एपिडेमिक फीवर्स का मतलब कोई भी एपिडेमी, फीवर्स का मतलब इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल। अभी अमित पाल भाई कह ही रहे थे कैंसर का, तो भाव यही आ गया कि यदि पहले वाला स्ट्रोंगर हो तो आने वाला कमजोर होने के नाते नहीं घुसेगा शरीर में, और अगर इक्वल स्ट्रेंथ का भी है तो भी नहीं उसको जगह मिलेगी। देखो ना, वो जो ADHD डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी कहती हैं इस बात को, डॉक्टर साहब इन्हें बुखार खांसी जुकाम आता नहीं। हाँ, इसे कभी हुआ ही नहीं जी, जुकाम बुखार ना होता साहब। इन्हें खूब देखा कैंप में, ये बात हमने देखी अमित पाल भाई जो आप कह रहे हैं। और जब ठीक हो रहे होते हैं बस, तब जब होता है कोई हाँ, तब होने लगे तो मजा आ गया। तो इस बात को डॉक्टर बोरकर सर कहते थे, मैं तो वेलकम करता हूँ एक्यूट्स का। मैं इसी तो इंतजार में था, मुझे यही तो चाहिए था कि क्रॉनिक 1 को एक्यूट होने लगे, और अगर एक्यूट होने लगे तो क्रॉनिक 1 सब साइड हो रहा है।
एनिलेट हो रहा है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात ऑलवेज नहीं है भैया, है अमित। एक्यूट तो ऑलवेज वेलकम साइन है, चाहे वो किसी वैसे पर्सन को आ रहा है, चाहे हेल्थी को आ रहा है, चाहे अनहेल्थी को आ रहा है। हाँ, बशर्ते बशर्ते वो जानलेवा ना हो। क्राइसिस वाला हाँ कोरोसिक्लेटिक वाला हाँ, या बहुत ही इंटेंसिफाइड ना हो। डॉक्टर बोरकर सर के ही शब्द हैं। डॉक्टर बोरकर सर ने कहा था कि किसी को क्रॉनिक के लिए मेडिसिन दे रखी है, यदि उसको बीच में एक्यूट्स आ जा रहे हैं तो मैं उसका, तो मुझे इंतजार था, मैं वेलकम करता हूं, बशर्ते वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो वहां मैं केवल और केवल उसको एसएल देता हूं, डॉक्टर बोरकर सर कह रहे थे। और यदि वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो तब मैं उसकी कंप्लीमेंट्री में जाके एक्यूट देता हूं। ये बहुत अच्छा सा वो हुआ था लेक्चर, एससीपीएच याद आ गया होगा अमितपाल को। और अभी कल चर्चा हो रही थी, अमित शर्मा भाई थे जब, वो नहीं था कि एक बच्चा सफर कर रहा है टॉन्सिल हाइपरट्रोफी से और कॉन्स्टिपेशन से। उसको कॉन्स्टिपेशन जब होने लगा तो टॉन्सिल हाइपरट्रोफी में टॉन्सिलाइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन आ गया। तो वो वेलकम साइन है उसका इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन का मतलब बॉडी उससे निजात चाहती है। अब कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कोई भी डिस्चार्ज शुरू, तो बॉडी वेंट ऑफ करना चाहती है अब उससे। तो अगर कॉन्स्टिपेशन सही होने लगा और उसके गले में जो टॉन्सिलाइटिस हो गई, लेफ्ट साइड की स्पेशली, राइट की नहीं, लेफ्ट की, क्योंकि वेंट आउट रेक्टम के थ्रू और लेफ्ट साइड के थ्रोट के थ्रू होना है। तो एक्यूट वेलकम साइन हुआ ना अमितपाल यहाँ टॉन्सिलाइटिस के रूप में। नेक्स्ट एफोरिज्म में कह रहे हैं इसी कंडीशन के साथ जुड़ा है, फर्स्ट कंडीशन के। हाँ अमित, कोई भी वैसे छोटा सा वही है, 18 फुटनोट है इसमें 18 फुटनोट है क्या? हाँ हाँ, मेमोरीज, ये तो किसी का वैसे ही रेफरेंस दे रखा है। मेमोरीज एट ऑब्जर्वेशंस इन्वर्टेड कॉमा में है, इन द डिस्क्रिप्शन डी आई इजिप्टे टॉम, ये कुछ इसी का लिटरेचर है, तो उसका यहाँ रेफरेंस दिया है। और ये 18 नंबर फुटनोट किस पे था? ये था लैरे साहब ने जो इसका बताया था, उसका रेफरेंस वहां मिल रहा है, वहां से उठाया गया है ये। तो 37 एफोरिज्म में कह रहे हैं, सो आल्सो अंडर ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट एन ओल्ड क्रोनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड एंड अनअल्टर्ड इफ इट इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन एलोपैथिक मेथड, दैट इज टू से with medicines that are incapable of producing in healthy individuals a state of health similar to the disease, even though the treatment should last for years and is not of too violent character। अब बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन दी है इसमें। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग बहुत दिन से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन वो लेते हैं थोड़े से आरएमपी वालों से ही, छोटे डॉक्टरों से ही, या घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं दाएं बाएं के। घरेलू नुस्खे तो थोड़े से रिलेशन में आ जाएंगे, मैं उनकी बात करूंगा जो छोटे डॉक्टर माने जाते हैं एलोपैथिक उसमें लाइन में, क्योंकि जितना बड़ा डॉक्टर उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है अकॉर्डिंग टू सर, बड़े सर। और जितना छोटा गली मोहल्लों का जो डॉक्टर होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपको पीसीएम दे देगा, डोलो दे देगा, कोई एक फर्स्ट जनरेशन की कोई एंटीबायोटिक दे देगा। लेकिन जितना एडवांस डॉक्टर होगा वो 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक दे करके विध्वंस मच, वो सीधे मिसाइल छोड़ेगा और ये नीचे डंडे से बात कर रहा होगा, डंडे पत्थरों से ही। है भैया, वो स्पेशलिस्ट है ना, इसलिए। हाँ स्पेशलिस्ट है तो पिन पॉइंट इंजरी करेगा, शार्प इंजरी करेगा, पिन पॉइंट इंजरी करेगा, प्रिसाइज इंजरी करेगा स्पेशलिस्ट। भैया वो सार्काज्म वाला स्पेशलिस्ट है ना।
नहीं है तो वो स्पेशलिस्ट ही नहीं बेटा है तो ऑर्थो चेस्ट वही स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, वो मोर प्रिसाइज हो जाते हैं ना इंजरी के इंजर्ड करने में भी। वही कह रहे इंजरी के स्पेशलिस्ट होते हैं वो। हाँ, इंजरी नहीं प्रिसाइज इंजरी उनके अदरवाइज साथ भी जुड़ ही जाती है बेटा। हाँ क्या सिमरन? हाँ नहीं मतलब बॉस ये आप नॉर्मली बता रहे हैं कि वो उतना वो टारगेटेड रिसेप्टर्स पे शार्प काम करते शार्प हैं तो कटर हो जाते हैं ना, शार्प शूटर। हाँ स्पेशलाइजेशन इनको शार्प शूटिंग की तरफ ले जाता है डॉक्टर दीपशिखा। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। एक कॉमन प्रैक्टिस शार्प शूटिंग की तरफ ना ले जा करके एक पॉलीक्रेस्ट टाइप की इफेक्ट डालती है। बिल्कुल तो इसलिए ये पॉलीक्रेस्ट लेस डेंजरस देन मोर प्रिसाइज ड्रग। तो ये यही यहाँ यही कह रहे हैं कि यदि कोई बंदा कॉमन एलोपैथिक मेथड के तरीके से बहुत लंबे समय से भी दवा खा रहा है और वो दवा उतनी स्ट्रोंगर नहीं है कि वो बड़ा इफेक्ट पैदा कर दे एक बात, और वो सिमिलर तो कर ही नहीं सकती, तो वो अनअल्टर्ड रहता है वो क्रोनिक पेशेंट, क्रोनिक डिजीज उसको नई बीमारी भी नहीं दिखती और पुरानी तो उसकी जा ही नहीं सकती क्योंकि सिमिलर नहीं था। और नवी क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो आने वाला जो ड्रग डिजीज है एलोपैथी के हिसाब से वो उतना स्ट्रोंगर वन नहीं है कि वो उसको रिप्लेस कर दे या उसको सबसाइड कर दे। तो ये भाव आ रहा है इन लाइनों में, कह रहे हैं सो आल्सो अंडर ऑर्डिनरी कहा ना मेडिकल ट्रीटमेंट एन ओल्ड क्रोनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, तो हम समझ रहे हैं। इफ इट इज अनअल्टर्ड भी रहेगा, अनक्योर्ड तो रहेगा ही, अनअल्टर्ड भी इसलिए रहेगा क्योंकि आने वाला जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ऑर्डिनरी वो उतना स्ट्रोंगर वन नहीं है। If it is treated according to common allopathic method, that is to say with medicines that are incapable of producing in healthy individuals a state of health similar to the disease, even though यद्यपि the treatment should last for years, जब वो सालों साल से खा रहा है, is not too violent character, लास्ट ईयर से खा रहा है लेकिन वो टू वोलेंट करेक्टर का नहीं होने के नाते वहां पे अल्ट्रेशन भी नहीं आ पाते पुराने नेचुरल डिजीज के अंदर। सर इसमें एक चीज पूछा जिसमें तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं जो सही प्रैक्टिस नहीं करते वो भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि जनरली वो भी एक ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं। हाँ, मदर टिंचर वाले लेकिन देखा भी कुछ केसेस में। लेकिन डॉक्टर श्रेय अभी बात करेंगे इन लाइन को पूरा करके, होम्योपैथिक फिजिशियन को क्षमादान नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो और ज्यादा खतरनाक हैं। एक रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन को लगातार देना एक एलोपैथिक ड्रग से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपनी एसेसरी सिम्टम्स या प्रूविंग लाएगी ही लाएगी। तो वो डीप हर्ट करेगी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन की डायनेमाइड और रेगुलर लार्ज डोजेज। वर्ड एक शामिल होगा डिस्कशन में, एक शब्द को शामिल करना है। लॉन्ग लास्टिंग यूज ऑफ पोटेंटाइज पोटेंटाइज मेडिसिन आर मोर डेंजरस देन एलोपैथिक ड्रग। तो इसलिए उनको क्षमादान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आपने बीच में छेड़ दिया पॉइंट, तो अब इसमें एक एग्जांपल ऐसा आ जाएगा दूसरा भी। जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में किसको युवराज बनाना है तो 4 लोगों को लेकर आए थे, एक केस लेकर आए थे कि केस डिसाइड करेगा किसमें कितनी क्वालिटी है, दुर्योधन में या युधिष्ठिर में। उनमें 4 लोग लेके आए थे डॉक्टर श्रेय, आप सब जानते हो, रिपीट हो जाएगा बस एग्जाम्पल। एक तो बिल्कुल शूद्र था जो पढ़ा लिखा नहीं था, एक वैश्य था, एक ठाकुर क्षत्रिय था और एक था ब्राह्मण। तो उन्होंने एक हत्या हो गई है, हत्या कर दी, तो दुर्योधन से न्याय दिलवाया गया। तो उन्होंने कहा कि हत्या का बदला हत्या, इन 4 को मौत दे दो। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये जो शूद्र है, जो बिना पढ़ा लिखा है, इसको मुक्त कर दिया जाए थोड़ा सा पनिशमेंट करके।
दूसरा जो वैश्य था उसको कुछ थोड़े से और ज्यादा बड़ी सजा दी, उसको भी मुक्त करा। तीसरे क्षत्रिय को और लंबी सजा दी, उसको मुक्त करा। और ब्राह्मण को कहा इसको सजाए मौत दे दो। ब्रेन क्यों? क्योंकि ये जानता था, शूद्र जानता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब वो उसको इसलिए क्षमा किया। और उससे जो ऊपर वाला था वो भी इतना ज्ञानी नहीं था, क्षत्रिय को भी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जो जानता था कि ये मौत, किसी की जान लेना सबसे बड़ा अपराध है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। तो यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर वो ब्राह्मण है भाई। बिल्कुल जी डॉक्टर श्रेय, हाँ जी सर। तो इसे इससे क्षमादान अच्छा है एग्जाम्पल, है भैया। इससे अच्छा एग्जाम्पल और इससे अच्छी बात नहीं कही जा सकती। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो भले चाहे हाँ, तो अगर टू वायलेंट करेक्टर का नहीं है, ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा डिजीज जो इसमें नया पैदा हो रहा है, जो डिसिमिलर है, वो अनअल्टर्ड रहेगा उससे पुराने वाला, और अनक्योर्ड तो रहना ही है, वो सब जानते हैं। कह रहे दिस इज डेली विटनेस्ड इन प्रैक्टिस, इट इज देयरफॉर अननेसेसरी टू गिव एनी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। हैनीमैन साहब कह रहे हैं ये हम डेली की प्रैक्टिस में हम इस बात के गवाह हैं कि लोग इतने सालों से दवाई खाते आ रहे हैं, पुराना ठीक नहीं हुआ और वो वैसे चला रहा है। तो इसलिए इस पे और ज्यादा स्पष्ट करना, विस्तृत एग्जाम्पल्स देने का यहाँ कोई लाभ नहीं है। आप जानते हो क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। किसी को कोई बात करनी है करें, यही रुकेंगे फिर आज। और किसी का भाव हो तो बताओ। तो इसमें भी डॉक्टर श्रेय, अभी अमित भाई के मुंह से निकला था मदर टिंचर। मदर टिंचर जो है फिर भी इतना अब होम्योपैथ्स में भी कैटेगरी होगी कि किसको कितनी कैडी सजा मिले। मदर टिंचर वाले से ज्यादा डेंजरस है डायनामाइज्ड मेडिसिन को रेगुलर हायर डोज में देने वाला। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो इसकी सीरियसनेस को हम ऐसे ही ले, बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक लड़की आई थी, वो कोई मेडिसिन चाहिए थी, तो उसने बोला कौन सी, तो उसने बोला मुझे पल्सटिला 1 चाहिए। मैं कहा क्या करना है इसका? यार मेरे डॉक्टर ने बोला इसको दिन में TDS लेना है जब तक मेरे मेंसेस ना आए, और ये को लेते रहना 15 दिन 20 दिन। मैं कहा पहले भी ले चुके हो? कह रहे हाँ, जब भी मेंसेस नहीं आते डॉक्टर साहब यही देते हैं दिन में TDS, 15 दिन 20 दिन यही खाते रहते थे और मेंसेस आ जाते थे। मैं कब से खा रहे हो? कह रहे 1-2 साल तो हो गए खाते खाते। बस 15 दिन 20 दिन तो ऐसे भैया वेट करते करते भी आ जाते हैं वो हाँ लेकिन वो सोचो पल्सटिला 1 खाए ही जा रही है दिन में 3 बार। हाँ, बाप रे। अभी एक हफ्ता पहले मेरे पास भी 2 लड़के आए थे, तो 3 मेडिसिन की फोटो खींच के लाया था, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस और शायद थूजा थी, मुझे लग रहा है। वो आए थे हेयर फॉलिंग के लिए, के बाल्डनेस के लिए, और वो सब 200 पोटेंसी में थी। अरे सर ये मिल जाएगी आपके यहाँ? ये ऐसे ऐसे बताइए, इतनी इतनी ड्रॉप्स पर डे खाने के लिए बेटा। तो ये उसने किसी YouTube चैनल पे से देख लिया था। आजकल ये यूट्यूबर्स ना बहुत पंगा कर रहे हैं। तो चलो खैर यही रुकते हैं भाई सर मैं आज। तो हाँ भैया ग्वालियर में जी सर। सर मैं तो ग्वालियर में जब था तो एक नामी होम्योपैथी चिकित्सक को काली कार्बो 1M दिन में 4 से 5 बार देते हुए देखा हूँ महीनों। हाँ और बस उनका ये नाम चलता था। बेड लक है सर ये। देखो नाम चलता था बोल गए ना सर आप, बेसिकली इनका नाम पता क्यों चलता है? जी क्यों चलता है साहब इनका नाम हमसे भी ज्यादा? सप्रेशन इज मोर इजी बिल्कुल देन क्योर। सही बात। बिल्कुल आप 2-4 मेडिसिन वैसे ही मिला के दे देना किसी भी बीमारी को, वो अगली बार आएगा, पहले वाली स्थिति से बदलाव होगा। और मरीज के लिए पहले वाली स्थिति से बदलाव आना ही वो ठीक होना मानता है। बिल्कुल। तो सप्रेशन इज मोर इजी है बेटा। बिल्कुल
बस क्योर के दौरान तो रेडनेस आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, हाँ इचिंग वो तो बर्दाश्त क्योर के रास्ते में तो मुसीबत आएगी, मरीज चिल्लाएगा। बहुत सही बात कह रही हो। और सप्रेशन में उसे सूदिंग आएगी। भाई दूसरा दूसरा बड़ा राक्षस आया नहीं पूरी तरह से, पुराने वाला शांत हो रहा तो क्या यार मजा सा आ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए सर इनका नाम हो जाता है डॉक्टर साहू, बड़े मरीज हो जाते हैं इन लोगों के पास। बेसिकली क्या है बिल्कुल कि बिल्कुल सर। काम करते हैं ये लोग ना, स्टेट निकालते रहते हैं अपने, बस दूसरी में सप्रेशन करते हैं बस। हाँ, और जब सीवियर हो जाते हैं तो फिर अमित पाल को फोन करते छोड़ हैं, देते हैं। किसी क्लासिक वाले को फोन करते हैं, यार देखना भाई जरा। नहीं और पता बिल्कुल है हम क्या हाँ ये थोड़ी सी बात होती है कि अभी हम कर रहे थे कि एक्यूट का कह रहे थे कि वेलकम साइन है। हाँ मैंने ऐसे इसमें केस देखे हैं जी, वो सिफिलिटिक में है और एक्यूट आने लगा, हे तो भगवान। उसकी माँ बोलती है बच्चे की, डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई से बुखार और आने लगा, इससे पहले ये तो आता नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसको क्या दिक्कत है? मैं मुझे याद आ गया अमितपाल, मैं उस एग्जाम्पल को हमेशा देता हूँ यहाँ और जरूर दूंगा, क्योंकि इससे आज की सिचुएशन से वो डिस्कशन से मेल खा रहा है। डॉक्टर सिमरनदीप सिंह का, डॉक्टर साहू सर, मेरे बेटे को 2010 में टॉन्सिल हाइपरट्रोफी थी। अमितपाल को मैं बता चुका हूँ तो इसलिए अमित को पहले से पता है, या शायद इन बच्चियों को भी पता हो। तो मलिक सर से मैंने ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर साहू सर। जी सर। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, तो अब उसको सीवियर फीवर ही आ गया, बहुत जबरदस्त फीवर रहा, 104 105 तक भी रहा। छोटा सा था उस टाइम वो, तकरीबन रहा होगा वो 6-7 साल का। तो इन बिटवीन उसको एंटीबायोटिक वगैरह ट्रीटमेंट दे के, जो भी पीडिया वाले को दिखा के बुखार उखार उसका ठीक कर लिया। तो जब मैं गया मेडिसिन लेने तो हल्का सा तो मुझे अंदाजा था ही कि गलत तो हुआ ही है। तो मैं मलिक सर ने पूछा कि हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, कैसे। मैंने कहा सर वैसे तो ठीक है, लेकिन इस बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो कहने लगे क्या हुई। मैंने कहा सर ऐसे बहुत तेज बुखार आ गया था और इसके नाना वगैरह माने नहीं, और बच्चे को देख के घबरा गए, तो फिर वो पीडिया बच्चे वाले को दिखा दिया। तो डॉक्टर साहू मलिक सर ने मेरे से कहा कि भाई क्लिनिक करते हो आप। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे तो आज शाम को जब जाओगे तो क्लिनिक पे आप लिख देना कि मैं बच्चों का इलाज नहीं करता, क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को होम्योपैथी नहीं खिला सकते तो आपको दूसरे के बच्चे की जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई हक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इतनी सिंसियरिटी है उस बंदे के अंदर ना। डॉक्टर साहू सर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस एग्जाम्पल को बताता हूँ ना किसी से, अभी भी हो जाते हैं। कहने लगे कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है दूसरे के बच्चे की जिंदगी से खेलने का, यदि आप होम्योपैथी को लेकर के अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करते। तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक्यूट आ रहा था। बात ये वहां नहीं इतनी सही बैठेगी यदि मेरा बच्चा सीवियर हो रहा होता। नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल मलिक सर को लगा कि इन्फ्लामेशन तो आना ही था जब इसकी हाइपरट्रोफी जानी है। तो बिल्कुल समझ रहे हो साहू सर। तो इसलिए भाई बंदा ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। वो सर जो है हमारे कैंप में कई बार देखा है, जो बच्चे CPMR के बच्चे होते हैं उनकी माँ ही कहती है कि बुखार आया था और ना, इनको एक टैबलेट खोल दी थी, इतने में तो भाई बता रहा था अमित अच्छा। दीपशिका खड़े थी। वो उसकी माँ से कहते हैं कि देखो देखो बहन जी, बुखार की दवाई नहीं देनी है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद कहने लगते हैं कि जी तेज आ जाता है तो इसकी दादी नहीं मानती है। तो फिर कहते हैं नहीं जी, मैं कह रहा हूँ ना, गोली तो देनी नहीं है खांसी जुकाम बुखार में। जब तीसरी बार फिर नहीं मानती तो कहते हैं उसकी माँ के मुंह में घुसेड़ दी तो गोली अब की बार यही वर्ड थे, यही वर्ड थे ऐसी सिचुएशन गुस्से में, है जी? लेकिन ऐसी सिचुएशन यदि क्रिएट हो जाए कि फीवर हाई ग्रेड है, जैसे 104 104 डिग्री है या ऐसा जा रहा हो, तो वैसी सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? देखो अब आपने बहुत अच्छी सी बात धीरे से पूछ ली। वहां देखो बच्चा डिरेल तो नहीं हो रहा, वहां देखो बच्चे को लाइफ का खतरा तो नहीं है, जब तक तो छेड़ना नहीं, चाहे 104 भी हो। अब
नहीं हाँ 104 है, लेकिन क्या है, मोर देन यदि 104 यदि बढ़ रहा है, कहीं राइज हो गया, तो हाँ कन्वर्जन सर, वगैरह आने के भी चांसेस रहते हाँ हैं। हाँ सर, जी बात ये है, देखो मलिक सर का लेवल बता रहे हैं, मलिक सर केवल तभी हाँ छेड़ेंगे हाँ जब हाँ अगली जी अगली डेंजरस कंडीशन आ गई। अगर 104 पे बच्चा सूदिंग है, 104 पे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सुस्त है, हल्का सा बेचैन भी है, थोड़ा बहुत बड़बड़ा सा भी रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत, जी जी तो तब तक आपको रुकना है, एक बात। और नहीं तो फिर बाद में तब दे दो। हमारा अपना लेवल ये है कि तब दे दो, चलो आधी गोली पीसीएम की हाँ, दे दो, बिल्कुल, पैरासीटामोल की। बिल्कुल। लेकिन सर हाँ, हाँ। वहां भी मलिक सर ये देखते हैं कि अगर 104 पे भी हम 104 को खतरा क्यों मान रहे हैं? हमें खतरा चेहरे पे दिखना चाहिए, हमें खतरा मरीज में दिखना चाहिए ना, प्रेजेंटेशन में उसके। क्यों सर? बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल। सर 104 कहना, 105 कहना या 101 कहना ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है उस केस की स्टेट क्या है उस समय पर, 104 में, हुँ। 102 में, और भैया 101 में। भैया बट बॉस बिल्कुल। वही बात होती है, ये तो डॉक्टर ही ऑब्जर्व कर सकता है। आप हाँ तो जी, हम फिर बिल्कुल सही है। पेशेंट को कह के भेजते हैं ना, तो उसके लिए हाँ तो खतरा 101, 102, 103 और 104 ही अरे होता है। उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना ही अनलेस वो खतरा है बेटा। फिजिशियन मैं देखता हूँ मरीजों को, वही मैं मैं बोल वो रही हूँ। कहते हैं मेरे से, हमने तो साहब हाँ, गोली दे दी थी, मैंने कहा नापा था बुखार, उनके नहीं, गर्म सा हो रहा था। हाँ, हाँ जी बॉस, वही। यही होता है। 99 भी होगा ना तो भी मेडिसिन देनी हाँ होती उन्हें है उन्हें पता कि नहीं है ना बुखार डॉक्टर नहीं जा रहा है। संगमित्रा, उन्हें पता नहीं है बेटे, जी बॉस। इसलिए। चाय जी लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, हम क्या करते हैं, ये पेशेंट को जो पहली बार ही आता है तभी हम उसको ये चीजें बताते हैं कि ये हो सकता है, और अगर ये होगा तो आपको तब मेडिसिन नहीं देनी है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम लोग मान लेते हैं, 2 ठीक है, हाँ, और जो कम होते हैं कुछ वो नहीं मानते, तो उनको भी ये बोल रखा है कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप किसी भी समय हमें फोन कर लेना, फोन पर कर सकते मेडिसिन हो। पहले मत लेना। हाँ फोन अच्छा, कर। जब वो फ़ोन करेंगे ना तो स्टेट से पता चल जाता है। जैसे बच्चे को फ़ीवर के बाद भी बच्चों की एक टेंडेंसी है कि वो खेलते हैं ही। तो अगर हाँ बच्चा बिल्कुल। खेल रहा है, किसी भी तरीके से, कि थोड़ा-सा वो मम्मी ने बोला कि नहीं फ़ीवर है, तब भी उठता है, थोड़ा बहुत खेलता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में लेट जाता है। तो भी हाँ हमें लगता है कि ये बेटर है। पर अगर लगता है कि बच्चा इतना सो रहा है, वो उठ ही नहीं पा ना कुछ खा रहा है, ना बिल्कुल, कुछ कर रहा है, तब हाँ लगता है बिल्कुल। कि नहीं, यहाँ हाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है। हाँ तब हाँ, हुँ, उसके साइन ऑफ हेल्थ देखने हैं, साइन ऑफ हेल्थ अगर बिल्कुल। गड़बड़ हो रहे हैं उसके, मतलब साइन ऑफ लाइफ खतरे में जा रहे हैं, तब दिक्कत है तो ना सर डॉक्टर इसमें ये भी हो साहब? सकता है ना कि जी जी हीलिंग की भाई। जगह वो हीलिंग क्राइसिस हो रहा हो, तो फिर इसलिए वीक बन जाता है। हाँ, हुँ। और मेरा एक थोड़ा सा यहाँ क्वेरी क्वेश्चन ये है आप लोगों से, डॉक्टर साहू, डॉक्टर श्रे, अगर किसी को बहुत पुरानी हाइपरट्रोफी ऑफ टॉन्सिल्स है, उसको टेम्परेचर की कैसी उम्मीद करते हो, हल्का या ज्यादा? ज्यादा। ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। ज्यादा। समझ रहे ना भैया? अगर किसी को बहुत बिल्कुल पुराना बिल्कुल। एडिनॉइड्स है, बहुत पुराने हाइपरट्रोफी ऑफ टॉन्सिल हो रखे हैं, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही मिलने वाला है, क्योंकि उसे हटाना है उस ग्रोथ को। हम्म। तो ऐसा भी बहुत बिल्कुल। बहुत पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो यहाँ पे एक केस आया था, तब मैंने उनको एक मेडिसिन दी थी, एडिनॉइड्स का ही था। हाँ और उसके बाद उनको फीवर आया था, तो हाँ वो फीवर मैंने कहा था ये 2-3 दिन में रहेगा, आप थोड़ा-थोड़ा जो है वो दे दीजिए। लेकिन वो माने नहीं, फिर उसके बाद एलोपैथिक के पास गए और उन्होंने फिर वो एडोनाइट्स जो थे ना, वो टॉन्सिल का सर्जरी करा ली थी। हाँ, मैंने कहा और हुँ, बुखार ये आने नहीं दिया, एडिनोइड्स गए नहीं, तो हाँ, सर्जरी करानी थी उनको। जी, हुँ। तो वही लगता ये है कि मतलब बारीकियां बुखार हैं बेटा। जी, हाँ, वही मतलब समझ में अब आ रहा है कि मतलब बुखार तो वो चीज़ सही थी, मतलब हम लोगों को मतलब वो चीज़ होती है ना, शुरू-शुरू में भी हम लोग घबरा भी जाते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल घबरा जाते हैं, अभी भी हम सावधान रहते हैं। मलिक सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और हम थोड़े से बस बिल्कुल। परसेंटेज हमारी उतनी नीचे को होती चली जाती है कॉन्फिडेंस की, जितनी नॉलेज है अपनी अपनी। जी, हाँ जी। सर मैं बिल्कुल। अपनी बताऊं, सर मेरा बेटा है ना चेतन, जी सर। इसको जब बुखार आता था तो जो है ये एंग्विस वाली कंडीशन में पहुंच जाया करता था। हाँ तो सर मैं सर के यहाँ से दवाई दिला के लाया, हाँ तो उसके बाद जिस बार इसको बुखार आया तो हाँ करीब 3 दिन बुखार रहा, पर ये खाता पीता और क्या नाम लेट जाता अपने आराम से, बात करो ढंग से बात भी मतलब करता। तो हाँ। मैंने कहा टेंशन वाली दिक्कत ही नहीं है, पहला दिन बीत गया, ये एंग्विस में नहीं गया। मैंने कहा अरे ये सही हो जाएगा। 3 दिन देखो इसको बुखार रहा। ये बात बहुत अच्छी निकली है डॉक्टर चौहान आपके माध्यम से, बुखार आएगा लेकिन एंग्विश नहीं होगा। हाँ 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 हुँ, यही तो साइन ऑफ लाइफ देखने हैं।
साहब 104 टेम्परेचर तो हो गया, लेकिन बच्चा कोई बेचैन ही नहीं है ना एंग्विश है, तो उसे थर्मामीटर पे दवाई मत दो। अगर वो डिलीरियम में पहुंच गया, एंग्विश में पहुंच गया, अनकॉन्शियस होने लगा, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आने लगी तो दो। डॉक्टर साहू। अच्छा बहुत हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। हाँ हाँ बेटा। बस हम एक छोटे सा कल से एग्जाम्पल कभी बताएंगे। मतलब मेरे घर पे जैसे मेरी बेटी है, अब होम्योपैथी लेते लेते उसको ये चीज पता चल गई है कि जब भी अक्यूट्स के स्टेट में कंडीशन उसको मेडिसिन देते हैं ना, तो वो हमें 5-10 मिनट में बता देती है कि मम्मा मुझे ये दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी। वो कहती है मम्मा जब ये मुझे ठीक अच्छी वाली दवाई देते हो जिससे मैं ठीक होती हूँ, तो मुझे 5 मिनट्स के अंदर अच्छा फील होने लगता है। और जब हाँ अच्छा नहीं फील होता है ना जिस मेडिसिन के बाद, तो मैं उससे नहीं ठीक होती हूँ। तो वो 5-10 मिनट में उसको मतलब अपना मेंटल्स बताती है कि मुझे फीलिंग ऑफ कंफर्ट और वेलनेस वो महसूस 253 होती को है। जी रही है, आप पढ़ो। वो 253 को जी रही है, आप पढ़ो। हाँ, 253 में मतलब डिविनर हमें है, लगता है कि यही तो डिविनर है। बिल्कुल बिल्कुल 253 एपोरिज्म में यही तो डिविनर है कि वो ये बता देती है अच्छा लग रहा है, या वो बता देती है अच्छा नहीं लग रहा। और आसपास के अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ऐसे ही पूछते, अगर कोई कहेगा तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कहते पूछती है कल से बेटर हो या कल से खराब हो। हाँ नहीं चलो, ये अच्छा है। ये तो सब आपकी परवरिश का, हम लोगों के घर में जो चर्चाएं होती नहीं है हाँ, जैसे उनका बच्चे असर है। ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो जब ऑब्जर्वेशन उनका देख रहे हैं कि पूछती है कि कल से बेटर हो कि कल से हाँ खराब हो। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है साहब, रुके अब यहीं जैसे पे। उसको जी जैसे जी जी बस बिल्कुल चलो ठीक है भाई, सबको राम राम, सबका राम धन्यवाद। राम 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 नमस्कार। भाई, राम राम भाई।